दोस्तों नमस्ते, मैं एसपी सर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। तो दोस्तों, आज आपके सामने 12वीं की सबसे पहला यूनिट जो प्रजनन है, और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं मानव प्रजनन के बारे में। ठीक, मानव प्रजनन यानी कि मानव जो होता है, तो इसमें प्रजनन लैंगिक होता है। लैंगिक मतलब नर और मादा दोनों जननांग अलग अलग जीवों में स्थित रहते हैं। ठीक, तो हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है मानव नर जनन तंत्र, यानी कि मानव नर जनन तंत्र, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, यह मानव का नर जनन तंत्र। जब ही मानव की बात आती है तो मानव का मतलब ही होता है प्रजनन के संबंधित कि इसमें लैंगिक प्रजनन होगा। कैसा होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी लैंगिक प्रजनन की बात की जाएगी तो लैंगिक मतलब इसमें लिंग की आवश्यकता होगी। और लिंग जो होता है यह दो तरह का होता है। एक होता है पुरुष यानी कि पुल्लिंग, और एक होता है स्त्री यानी कि मेल। ये क्या हो गया? मेल। और यह क्या हो गया? फीमेल। क्या हो गया? ये फीमेल। तो हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि इस दोनों के जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह जनन तंत्र जो होता है, तो जनन तंत्र क्या होता है? इसमें मानव तो समझ गए कि इसमें लैंगिक प्रजनन होता है। अब प्रजनन यानी कि इस प्रजनन, जनन का मतलब होता है जन्म देने की प्रक्रिया। क्या होता है? जन्म देने की प्रक्रिया, मतलब वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का उत्पत्ति होता है, जन्म होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। लैंगिक होता है तो इसमें नर और मादा यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होगा। और जब जनन तंत्र की बात होगी, जनन तंत्र का मतलब है कि वे सारे अंग जो किसी भी जीव को जन्म देने में मदद करते हैं, तो यह जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। और इस जनन तंत्र के अंतर्गत जो जनन अंग आता है यह दो प्रकार का होता है। जनन अंग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है प्राथमिक जनन। क्या होता है? एक होता है प्राथमिक जनन अंग, और इसी के जगह पे दूसरा होता है द्वितीय जनन अंग। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इस प्राथमिक जनन और द्वितीय जनन अंग का जो वीडियो है उसका लिंक आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यह प्राथमिक जनन अंग नर का, यानी कि नर का जो प्राथमिक जनन अंग है वह होता है विरीसन, और मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। क्यों? क्योंकि इस विरीसन में शुक्राणु का निर्माण होता है। यह जो विरीसन आप देख रहे हैं, इस विरीसन में शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इसीलिए इसको हम लोग प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के द्वारा आप इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक जनन अंग और आवश्यक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग और एसेसरी सेक्स ऑर्गन यानी कि सहायक जनन अंग के बारे में आप उस वीडियो में समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। आज मैं नर जनन तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए, यह जो मानव नर जनन तंत्र है, तो इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से अंग हैं? तो सबसे पहले मैं इसमें आपका प्राथमिक जनन अंग, रुकिए, यह मार्कर सही से नहीं चल रहा है, मैं दूसरा मार्कर लेता हूं। तो यह क्या है? प्राथमिक जनन अंग। ठीक, इसी को कहा जाता है, इसी को एक नाम से और जानते हैं आवश्यक
आवश्यक जनन अंग। ठीक, तो देखिए क्या होता है, मैं इसको लिख देता हूं। मानव नर जनन तंत्र में यदि प्राथमिक जनन अंग की बात होगी तो यह होता है वृषण। क्या होता है? वृषण, TESTS, टेस्टिस। और इसे प्राथमिक जनन अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। यह क्या है? शुक्राणु। और शुक्राणु क्या होता है? नर का, यह नर का युग्मक है। क्या है यह? नर का युग्मक है। यही शुक्राणु जब मादा के अंडाणु से मिलता है, यानी कि मादा के युग्मक से मिलता है, तो दोनों मिल करके और चाइल्ड का निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। यह हो गया प्राथमिक जनन अंग। अब इसी में हम लोग जब द्वितीय जनन अंग की बात करते हैं, द्वितीय जनन अंग यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या इसी को सहायक जनन अंग भी कहते हैं। सहायक जनन अंग। देखिए सहायक जनन अंग, इसके सहायक जनन अंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यह जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अलावे, यानी कि हम इसको शुरू करते हैं एपिडर्मिस, अधिवृषण। ठीक है, इसके बाद VAS, वास, DEFERENS, वास डिफरेंस, यानी कि शुक्र वाहिका। इस शुक्र वाहिका के बाद आ जाता है यह SEMINAL, सेमिनल, VESSICL, शुक्राशय। शुक्राशय। इस शुक्राशय के पश्चात प्रोस्टेट ग्रंथि, PROSTAT, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि पुरस्थ ग्रंथि। इस पुरस्थ ग्रंथि में और भी है, यानी कि कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि। उसके बाद यूरेथरा, URETHRA, यूरेथरा, मूत्र मार्ग। नाम यही है लेकिन यह काम जो है सीमेन इजैकुलेशन का भी करता है। इसके बाद पेनिस, सीसन और GLANC, ग्लांस, पेनिस, सीसन, मुंड। ठीक है, तो यह आपका हो गया एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल, वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, पेनिस, ग्लांस पेनिस। तो यह द्वितीय जनन अंग। यानी कि हम लोग देखें कि यह जो नर जनन तंत्र है, इसमें प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग दोनों आता है, जिसके अंतर्गत ये कुछ अंग मैंने लिखा, कुछ जनन अंगों का नाम लिखा, जो कि इस नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। ओके, इतना बात आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इन सभी के बारे में अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, यदि आपको नोट करना है प्राथमिक जनन अंग, द्वितीय जनन अंग के बारे में, तो आप नोट कर सकते हैं। तो आप लोग उतार लिए होंगे, मैंने भी इसे अब इरेज कर दिया। अब देखिए क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव SYSTEM सिस्टम, माने नर जनन तंत्र।
अब आपके सामने, अब यह जो आपके सामने फिगर है, यह है मानव नर का जनन तंत्र। ठीक, मतलब जनन अंग इसमें बहुत सारा है, एक साथ मिलकर काम करता है यह बच्चे को जन्म देने में। तो देख चलिए अब हम इसका नामांकन कर देते हैं। यह है टेस्टिस, TESTS, टेस्टिस मतलब वृषण। इसके बाद यहाँ पर है EPIDIADYMIS, एपिडाइडमिस मतलब अधिवृषण, अधिवृषण। इसके बाद वास डिफरेंस, DEFERENS, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। सेमिनल वेसाइकिल्स, SEMINAL, सेमिनल, VESICLES, सेमिनल वेसाइकिल्स मतलब शुक्राशय। क्लियर नजर आ रहा है? अब देखिए यहां आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, यह हो गया URETHRA, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा दैट मीन्स मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। यहाँ PENIS, पेनिस, सीसन, ग्लांस पेनिस, GLANC, ग्लांस, PENIS, ग्लांस पेनिस, सीसन मुंड। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन हो गए, सेक्स ऑर्गन। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर जो ये एक आप स्किन देखते होंगे, ये कवर जैसा जो चढ़ा रहता है जिससे कि यह ढका हुआ रहता है, इस स्किन को कहा जाता है पेरिप्यूस या फोर स्किन या PERE, पेरिप्यूस, PUS, पेरिप्यूस। देखिए यह जो पेरिप्यूस, कुछ रिलीजियंस के द्वारा, कुछ धर्म के द्वारा इसे हटा भी दिया जाता है, कट कर दिया जाता है इस स्किन को, ऊपर वाले स्किन को। उसका कुछ नाम भी होता है स्पेशल, शायद खतना या और कुछ होता हो। तो चलिए उधर नहीं जाते हैं, लेकिन इतनी बात को आप समझ गए। इसके अंतर्गत इतना सारा अंग, यानी कि ये सारे अंग, जितने सारे आप अंग देख रहे हैं, ये सारे के सारे मानव नर जनन तंत्र है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और इस चीज को समझेंगे कि क्या होता है। ओके, तो फिलहाल आप इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद इस सभी का नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप इसे लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग, हाँ एक चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आखिर मैंने जब भी कोई फिगर ड्रॉ किया तो उस फिगर का नामांकन यानी कि नोमेनक्लेचर हमेशा और हमेशा राइट साइड ही करना चाहिए। हाँ, विशेष परिस्थिति में जगह नहीं है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब भी फिगर बनेगा तो उसका नामांकन राइट साइड ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की ओर आते हैं, यानी कि नर का जो प्राथमिक जनन अंग है वह क्या है, तो वह है वृषण। और क्यों है? क्योंकि इसमें नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसमें युग्मक, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होता है। ठीक, जिसमें गुणसूत्र का संख्या कितना होता है? 23 होता है। देखिए इसको, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं फिर से और इस पे कर देता हूं, शुक्राणु। ठीक, नर युग्मक है,
नर युग्मक है और इसमें गुणसूत्र की संख्या यह 23 होती है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेस्टिस को यानी कि वृषण को प्राथमिक जननांग क्यों कहा जाता है। तो वृषण को प्राथमिक जननांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वृषण के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए वृषण को प्राथमिक जननांग कहते हैं। इसके साथ ही साथ पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि नर के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो जब भी नर के युग्मक की बात होगी तो उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक, ओके। चलिए देखिए, यहां आपका है रचना टेस्टिस। ठीक, यह जो आप टेस्टिस देख रहे हैं यानी कि यह जो आप वृषण देख रहे हैं, यह वृषण एक पेयर यानी कि 1 और 2 यानी कि यह जोड़ा में होता है, तो इसलिए यह वृषण एक पेयर होगा। यह अंडाकार होगा। इसका जो लंबाई है यह लगभग 5 सेंटीमीटर यानी कि ये टेस्टिस हो गया। इस टेस्टिस का देखिए OVAL ओवल SHAPED शेप्ड, ओवल शेप्ड यानी कि अंडाकार है, अंडाकार। इसकी संख्या पेयर में यानी कि यह एक जोड़ा भी होता है, जोड़ा एक। इसके बाद इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर लगभग, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और इसका जो मोटाई होता है यह लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है। लगभग क्या होता है, लगभग। ठीक, इतनी बात को समझ गए। तो जब टेस्टिस की बात की जाएगी यानी कि वृषण की, तो वृषण ओवल शेप्ड होता है, यह एक जोड़ा होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 5 सेंटीमीटर, 3 और 1.5 यानी कि लगभग 1.5 सेंटीमीटर। ये जो भी लेंथ है तो यह लगभग में ही, अबाउट ही दिया जाता है, अप्रोक्सली रहता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक, यानी कि एवरेज लिया जाता है। तो इतनी बात को आप समझ गए। अब देखिए, यह जो आप टेस्टिस देख रहे हैं, इस टेस्टिस में लगभग इस तरह से कुछ कंपार्टमेंट बना रहता है जिसमें कि लगभग 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं और इस कंपार्टमेंट को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, TESTICULAR, टेस्टिकुलर LOBULS लोब्यूल्स, मतलब वृषण पालिकाएं, वृषण पालिकाएं, वृषण पालिकाएं पाई जाती है। इतने बात में आपको अब कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रत्येक वृषण पालिकाएं में 1 से 3 काफी उलझा हुआ रचना रहता है और इस काफी उलझे हुए रचना में को कहते हैं SEMNI, सेमनी, FERUS, फेरस ट्यूबुल्स, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स यानी कि शुक्र नली, शुक्र नली। ठीक, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाया जाता है, शुक्र नली पाया जाता है। अब यह शुक्र नली जो 1 से 3 हाईली क्वेल्ड स्ट्रक्चर है, शुक्र नली है, तो इसी शुक्र नली में यानी कि यह टेस्टिस वृषण, वृषण के शुक्र नली में स्पर्म का यानी कि शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। इस शुक्र नली के बारे में अब मैं आपको फिगर के साथ बताऊंगा। ऐसे शुक्र नली का भी एक वीडियो पोस्ट किया जा चुका है इधर रिसेंट में ही, और आपको इस शुक्र नली सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यह शुक्र नली जो है, यह सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो है, इसमें क्या होता है अब मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक, तब तक आप इसको एक बार देखिए। देखिए, तो अब हम कहाँ चले आए थे, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पे कहाँ चले आए थे, SEMNI, सेमनी, FEROUS, सेमनीफेरस
TUBULES ट्यूबुल्स। तो यह सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को मैं थोड़ा रफ में बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप इसके बारे में पढ़ सकेंगे। देखिए, यह जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, यह कुछ इस तरह का रचना होता है, यानी कि 3 इस तरह का गोल गोल ऐसा रचना होता है, ठीक। इसमें पाया जाता है 2 प्रकार का सेल। एक सेल है सर्टोली सेल, और दूसरा सेल है इसमें ये इस तरह से गोलाकार रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग जर्म सेल। ये सभी में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक में ही पाया जाता है। और इसमें ये सर्कुलर स्ट्रक्चर से दिखाया जाता है जर्म सेल को, यानी कि GERM जर्म सेल। और दूसरा होता है इसी में सर्टोली सेल, इसी में दूसरा SERTOLI सर्टोली सेल। तो जर्म सेल का मतलब जनन कोशिका, क्या है ये? जनन कोशिका। और ये है सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। तो अब बात यहाँ ये आती है कि इस दोनों का काम क्या है। तो यह जर्म सेल जब ग्रो करेगा, यानी कि वृद्धि करेगा, तो वृद्धि करने के पश्चात इसमें स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। और दूसरा यह सर्टोली सेल, यानी कि यह जो है यह इसको पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा? पोषण, यानी कि उसको यह भोजन देगा, नरिशमेंट करेगा, जिससे कि यह डेवलप होगा, वृद्धि करेगा, ठीक। अब इसमें एक कोशिका और है, जो कि यह जो आप देख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर यानी कि इधर स्थित रहता है। इस कोशिका को कहते हैं लेडिग सेल, लेडिग सेल। और इसी का एक नाम और है इंटरेस्टियल सेल, INTRE, इंटरेस्टियल सेल। यह दोनों मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, इसी को TESTRON टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, और यही हार्मोन है जो मेल को मेल बनाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो मूंछ, दाढ़ी या बाह्य जनन लक्षण, यानी कि बाह्य जनन लक्षण किसी भी नर में, मेल में, जो यह एंड्रोजन यह एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यह एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो स्रावित होता है, यह नर में या मूछ, दाढ़ी या मेल का जो एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, यानी कि मेल को जो मेल बनाता है, जो बाहर से देखने से ही पता चलता है कि यह नर, यह उसके डेवलपमेंट में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? मेल का टेस्टोस्टेरोन, या उसी को कहा जाता है एंड्रोजन हार्मोन। इस एंड्रोजन हार्मोन का जो स्रावन होता है, यानी कि निर्माण होता है, कहाँ होता है? तो यह होता है इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर जो लेडिग सेल पाया जाता है उसके द्वारा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ये सभी प्लस पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पर्पज से, इसलिए इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात को समझ गए, ठीक। ऐसे भी जानते होंगे कि जब तक कोई भी व्यक्ति बच्चा है, तो उस बच्चा वाले स्टेज में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों में कोई भी अलगाव नहीं होता है, बायोलॉजिकली नहीं, माने कि एक्सटर्नली जैसे उसका आवाज़ है,
आवाज भी पतला होता है। लड़का लड़की का आवाज क्या होता है? पतला होता है। मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कोई बच्चा बोलता है तो वह लड़का है या लड़की है। उसका जो एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि यह जो मसल्स होता है वह भी स्मूथ होता है, नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, मुझदारी भी नहीं होता है। तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण होते हैं एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जब कोई भी व्यक्ति किशोरावस्था में जाता है तो किशोरावस्था में जाने के बाद क्या होगा? किशोरावस्था में जाने के बाद उसमें इसका टेस्टिस का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, उसके साथ ही लेडिक सेल, इंटरेस्टियल सेल, और इसमें फॉर्मेशन होने लगता है इस एंड्रोजन हार्मोन का। और जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होगा तो उसमें मेल का कैरेक्टर दिखने लगेगा। इसलिए और साथ ही साथ इसमें स्पर्म का भी निर्माण होता है। इसलिए यह क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, और इसका काम भी अब आप समझ गए। अब हम लोग इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से आगे चलते हैं। तो आगे जब चलिएगा तो यह जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है इसमें 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जो है, इसका एक एंड तो ब्लाइंड होता है, बंद होता है, जबकि दूसरा एंड जुड़ा रहता है, जाल नुमा रचना से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। ठीक, तो चलिए इसको आप देखिए, इसके बाद अब रेटी टेस्टिस बताते हैं। चलिए अब आपका जो यह सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, SEMNI सेमनीफेरस, यह सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आगे चलकर जुड़ा रहता है रेटी टेस्टिस से, रेटी TS वृषण अपवाहिकाएं, इसको कहते हैं वृषण अपवाहिकाएं। चलिए हिंदी पे विशेष जोर नहीं देना है, हिंदी जहां देखिएगा इसमें लगभग में सब इंग्लिश आपको डिफरेंशिएट लगेगा, लेकिन वृषण, उसके बाद नलिकाएं, वाहिनी, तो पालिकाएं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड हो जाते हैं जो कि आपको सिमिलर टाइप लगते हैं। इसलिए आप इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें इंग्लिश को ज़्यादा देखने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे भी साइंस का कोई भी टर्म है तो उसको आप इंग्लिश में जितना अच्छा से देखिएगा उतना आपका बेहतर याद रहेगा। इंग्लिश बहुत कम बदलेगा, हिंदी में कहीं पालिकाएं, कहीं नलिकाएं, तो कहीं नली को कुछ और लिखा रहेगा, कहीं पालिकाएं को कुछ और लिखा रहेगा, चैम्बर ये वो, इस तरह से। इसीलिए इंग्लिश पे विशेष फोकस करिएगा। अब यह रेटी टेस्टिस है, तो रेटी टेस्टिस क्या होता है? इसका एक एंड तो इधर एंड हो गया, मतलब बंद हो गया, जबकि दूसरा एंड जो इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का है वह जाल नुमा रचना से जुड़ा रहता है। ठीक है, और उस जाल नुमा रचना को कहते हैं हम लोग रेटी टेस्टिस। ठीक, और यह रेटी टेस्टिस काफी उलझा हुआ रहता है, और यह रेटी टेस्टिस आगे चलकर जुड़ जाता है किससे? एपिडाइडमिस से, EPIDIADYMIS, एपिडाइडमिस यानी कि अधिवृषण। देखिए इसका भी कुछ कहानी है और इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह वही एपिडाइडमिस है। एक तो यह सी शेप्ड होता है, इस तरह से इसको देखिएगा तो इधर से भी सी, और ऐसे देखिएगा तो इधर से भी यह सी शेप्ड होता है, यानी कि यह। और इस सी शेप्ड में स्पर्म जो इधर बनता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, यह आके यहाँ स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, और यहीं पर मैच्योर होता है। इसलिए यह एपिडाइडमिस क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु स्टोर होता है, संग्रहित, संग्रह, जमा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ही मैच्योर होता है, MATURE, मैच्योर मतलब परिपक्व होता है, यानी कि पूरा तरह से यहाँ मैच्योर हो जाता है। जिसके बाद अब यह स्पर्म इस वास डिफरेंस होते हुए, यह एक नलीनुमा रचना है वास डिफरेंस,
इस होते हुए या सेमिनल वेसिकल्स होते हुए, यूरेथ्रा होते हुए बाहर सीमेन के रूप में निकलता है। ठीक, तो आज का हमारा जो सेशन है, आज का जो हमारा वीडियो है वह यहीं तक रहेगा। इसके बाद मैं फिर इसके अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में मैं इस नर जनन तंत्र को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू। और एक बात, इस वीडियो को तो देखते ही हैं, इसको समझने का कोशिश कीजिए। 12th के लिए या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो जिस तरह से इसमें छोटी छोटी बातों को बताया जाता है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक, इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर हमेशा करते रहें। ओके, थैंक यू।